नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम इस कक्षा के माध्यम से टॉपिक क्लॉजेज का जो सेकंड पार्ट है उसका अध्ययन करने वाले हैं। कल हम लोगों ने इससे संबंधित एक वीडियो आपके साथ में शेयर किया था जिसमें हम लोगों ने क्लॉजेज का जनरल इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लॉजेज नाम का टॉपिक हम लोगों ने कल प्रारंभ किया था। उसके मुख्य हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी थी कि ये क्लॉजेज सामान्य तौर पर जो है आपके सबऑर्डिनेट क्लॉजेज जो है वो तीन प्रकार के हैं, नाउन क्लॉजेज, रिलेटिव क्लॉजेज या एडजेक्टिव क्लॉजेज, और तीसरा जो पार्ट है वो है आपके एडवर्ब क्लॉजेज, जिनमें से पिछली क्लास में हम लोगों ने इन दो का नाउन क्लॉजेज और रिलेटिव या एडजेक्टिव क्लॉजेज का अध्ययन किया था। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसके बचे हुए पार्ट जो तीसरा पार्ट है एडवर्ब क्लॉजेज का अध्ययन करने वाले हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी के अपनी आज की कक्षा। आज का अपना टॉपिक है एडवर्ब क्लॉजेज। एडवर्ब, अब एडवर्ब का सामान्य आपको ध्यान नहीं है। एडवर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए। सामान्य शब्द एक शब्द बताता है तब तो वो एडवर्ब कहलाता है, और शब्दों का समूह जो सामान्यतः अपने आप में पूर्ण जो है एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो आपके किसी एडवर्ब की भूमिका निभाता है तो उसे एडवर्ब क्लॉजेज कहेंगे। अब एडवर्ब क्लॉजेज सेंटेंस में ठीक वही भूमिका निभाएगा जो सेंटेंस में एक एडवर्ब निभाता है। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण जो भूमिका निभाते हैं। तो एडवर्ब क्लॉजेज जो है हम लोग सामान्य तौर पर देखते हैं, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंडीशन, कंडीशन का मतलब क्या होता है? शर्त वाले वाक्य। एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ टाइम, जो समय वाले एडवर्ब क्लॉजेज हैं। कंपैरिजन करने के लिए भी, तुलना करने के अर्थ में, या कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभासी जो है सेंटेंसेस के जो पार्ट हैं उनके लिए भी जो इनका एडवर्ब क्लॉजेज का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग इसमें प्रक्रिया देखेंगे कि एडवर्ब क्लॉजेज के माध्यम से सेंटेंसेस के अलग अलग पार्ट को, अलग अलग क्लॉजेज को किस प्रकार से जोड़ा जाए। इसमें सबसे पहला ही जो है एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंडीशन, शर्त वाले वाक्यों के बारे में हम लोगों ने पूर्व में भी वीडियोस के माध्यम से बात की थी कि कंडीशनल क्लॉजेज क्या है। कंडीशनल क्लॉजेज सामान्यतः आपके शर्त वाले जो वाक्य हैं उनकी अलग अलग कंडीशंस हैं। उसी में जो पहला पार्ट है एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंडीशन। अगर कंडीशन के बारे में या कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में थोड़ी और जानकारी लेनी है तो पिछले वीडियो के माध्यम से आप देख करके वो विस्तार से ले सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस जो है मुख्य तौर पर आपके तीन प्रकार की कंडीशंस होगी। कंडीशंस जो है आपके तीन प्रकार की हैं, प्रोबेबल कंडीशन, इम्प्रोबेबल कंडीशन और इम्पॉसिबल कंडीशन। तो सबसे पहली जो कंडीशन है प्रोबेबल कंडीशन। प्रोबेबल कंडीशन से तात्पर्य क्या हो गया? संभाव्य, जिस शर्त के होने की संभावना हो। तो प्रोबेबल कंडीशन में आपके क्या होगा? क्लॉजेज, जो कंडीशनल क्लॉजेज है उसके दो पार्ट हैं। एक तो इफ क्लॉजेज जो जिसमें कंडीशन रखी जाएगी, और दूसरा जो है मेन क्लॉजेज, प्रिंसिपल क्लॉजेज। तो कंडीशनल सेंटेंसेस के स्वयं के दो पार्ट हैं, कंडीशनल में इफ वाला क्लॉजेज और प्रिंसिपल क्लॉजेज। तो इसमें सबसे पहला जो नियम है वो ये कहता है कि यदि इफ वाले क्लॉजेज में आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस से तात्पर्य क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो दूसरी तरफ का जो मेन क्लॉज होगा उस तरफ आपके सिंपल फ्यूचर टेंस रहेगा। कौन सा टेंस? सिंपल फ्यूचर टेंस रहेगा, यानी कि विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंडीशन टाइप फर्स्ट, जिसे प्रोबेबल कंडीशन भी कहते हैं। देखिए ये इसी का एग्जाम्पल है। इफ, अलग अलग सेंटेंस को पहले अलग अलग सेंटेंस देखते हैं। यू पास द एग्जामिनेशन, तुम परीक्षा पास करते हो। द टीचर विल गिव यू अ प्राइज, तुम्हें अध्यापक जी एक इनाम देंगे। अब इस सेंटेंस में आपको एक जो सेंटेंस का कंडीशन वाला पार्ट है, कंडीशनल क्लॉजेज, उसके साथ में अपने को कंडीशनल क्लॉजेज का जो इफ शब्द है वो सबसे पहले प्रयोग में लेना है। बाद में भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं, लेकिन जो शर्त है उस शर्त के साथ में आपको इफ का प्रयोग करना है। इफ यू पास द एग्जामिनेशन, पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो दूसरी तरफ आपके जो ये वाला पार्ट है उसमें आपके विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इफ यू पास द एग्जामिनेशन टीचर विल गिव यू अ प्राइज, यदि तुम परीक्षा पास करते हो तो अध्यापक तुम्हें इनाम देंगे। सिंपल प्रेजेंट और दूसरी तरफ आपके सिंपल फ्यूचर, कंडीशन टाइप फर्स्ट, प्रोबेबल कंडीशन।
सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, एक और एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। सीता वर्क्स हार्ड, इफ सीता वर्क्स हार्ड, यदि सीता कठोर परिश्रम करती है तो वो सफल हो जाएगी। सिंपल फ्यूचर और सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरी है इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी कंडीशन मतलब असंभाव्य शर्त कहते हैं, इम्प्रोबेबल कंडीशन भी कहलाती है, हाइपोथेटिकल कंडीशन भी कहते हैं इसे। तो मतलब जिसमें असंभाव्य शर्त हो, पास्ट में कोई बात चली जाए, वास्तव में वो शर्त जो है अब पूर्ण होने की संभावना नहीं है। तो इसके जो इफ वाला क्लोज है, इफ वाले क्लोज में क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस रहेगा। इफ वाले क्लोज के साथ में सिंपल पास्ट टेंस रहेगा। सिंपल पास्ट टेंस मीन्स वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म रहेगी। तो दूसरी तरफ जो मेन क्लोज है या प्रिंसिपल क्लोज है उसमें आपके विल और शैल का बन जाएगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड नंबर कंडीशन, कंडीशन टाइप सेकेंड इम्प्रोबेबल कंडीशन। अ लायन कैम हियर, सिंपल पास्ट टेंस है कैम। एवरीबडी वुड रन, विल या शैल की बजाय वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इफ वाला क्लोज इसके साथ में रख जाएगा। यदि शेर आता है, यदि शेर आता तो एवरीबडी वुड रन अवे, सब भाग जाते। पहली कंडीशन तो क्या कहती है, यदि अगर ऐसे होता पहली कंडीशन के अनुसार तो सेंटेंस क्या बनता है, यदि शेर आता है सब भाग जाएंगे। दूसरे में है यदि शेर आता तो सब भाग जाते। तीसरी कंडीशन क्या कहती है, यदि शेर आ चुका होता, पास्ट परफेक्ट, तो सब भाग चुके होते। सेकेंड सेंटेंस देखिए, ही वॉन अ लॉटरी, सिंपल पास्ट टेंस है, वो लॉटरी जीता। ही वुड बाय अ कार, वो कार खरीदता। तो इफ वाला क्लोजेज यहाँ साथ में कंडीशनल वाले सेंटेंस में, इफ ही वॉन अ लॉटरी, यदि वो लॉटरी जीतता तो वो क्या खरीदता, नई कार खरीदता। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर इसमें एक और है कि यदि आपके इम्प्रोबेबल कंडीशन जो है असंभाव्य शर्त है, असंभाव्य शर्त में वर वाला जो कॉम्प्लीमेंट है, वर के साथ में कॉम्प्लीमेंट, तात्पर्य क्या है कि इफ के साथ वाले क्लोजेज में यदि ऐसी काल्पनिक जो है हम लोग शर्त रखें जो पूर्ण तो होनी नहीं है, असंभाव्य है, तो उसमें सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब्जेक्ट यहाँ पर इससे पहले जो प्रयुक्त होने वाला है वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों ही अवस्थाओं में इफ के साथ में लगने वाला जो सब्जेक्ट है उसके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा वर ही आएगी, प्लूरल आएगी। यूनिक सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वॉज आ गया, या ही है तो वॉज आ गया। हर अवस्थाओं में आपके वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। फिर कॉम्प्लीमेंट और दूसरी तरफ का जो सेंटेंस होगा उसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इसके एग्जाम्पल कैसे कि यदि आपसे कोई ऐसी काल्पनिक बात करने के लिए कहें कि यदि जो है मैं तुम्हारी जगह होता तो किस प्रकार से सेंटेंस हो जाता, या आप देश के प्रधानमंत्री होते या वह होता, तो इफ ही वर द पीएम ऑफ इंडिया, यदि वो भारत का प्रधानमंत्री होता। तो इफ ही सिंगुलर है उसके बावजूद भी वर्ब का प्रयोग किया गया। इफ ही वर द पीएम ऑफ इंडिया ही वुड डू सो एंड सो, वो ये और ये कर देता। वो भारत का होता तो ये कर देता। तात्पर्य हम लोग ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। तो दूसरी तरफ का जो सेंटेंस है उसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। और इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल, आई वर अ बर्ड, मैं पक्षी था होता, आई वुड फ्लाई। तो कंडीशनल टाइप में क्या हो जाएगा, यदि मैं पक्षी होता, इफ आई वर अ बर्ड। अब आई के सामने सामर्थ्य हम लोग देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस में तो आई के साथ में वॉज का प्रयोग होता है, लेकिन इम्प्रोबेबल कंडीशन में आई हो चाहे ही हो दे हो सबके साथ में वर का प्रयोग किया जाएगा। तो वर अ बर्ड, फिर आई वुड फ्लाई, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि मैं अमीर होता, इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद करता। तो कंडीशन टाइप सेकेंड इम्प्रोबेबल कंडीशन। तीसरी जो कंडीशनल सेंटेंसेज में कंडीशन होती है वो होती है इम्पॉसिबल कंडीशन। इम्पॉसिबल का अर्थ क्या हो गया, असंभव, जो संभव ही नहीं हो, असंभव, इम्पॉसिबल कंडीशन। इम्पॉसिबल कंडीशन में आपके रूल थर्ड क्या कहता है कि इफ के साथ वाले क्लोज में आपके पास्ट पार्टिसिपल होगा। पास्ट पार्टिसिपल का तात्पर्य क्या हो गया, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो दूसरी तरफ जो आपके प्रिंसिपल क्लॉज होगा उस प्रिंसिपल क्लॉज में आपके वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। क्या होगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सेंटेंस देखिए, ही डिडंट कम, डिड नॉट कम, सेकेंड फॉर्म नहीं आया, नेगेटिव सेंटेंस है, इस वजह से डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। तो दूसरी तरफ आपके जो सेंटेंस होगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है।
इफ यू हैड इन्वाइटेड हिम। अब शर्त क्या कह रही है, यदि तुम उसे आमंत्रित कर चुके होते तो ही वुड हैव कम, वह आ चुका होता। वो आया नहीं क्योंकि तुमने किया ही नहीं, तो शर्त है अगर कर चुके होते तो वो आ चुका होता। ठीक है, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है एक तरफ इफ वाले क्लॉज में, तो दूसरी तरफ के क्लॉजेज में आपके वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ये भी एग्जाम्पल इसी प्रकार का है, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरी तरफ आप क्या होगा, वुड हैव प्लस वर्ब की, ही वुड हैव पास्ड, पास नहीं है, पास्ड दी टेस्ट, ही डिड नॉट पास दी टेस्ट, उसने टेस्ट पास नहीं किया, ही डिडंट वर्क हार्ड, उसने कठोर परिश्रम नहीं किया। तो अब कंडीशनल के रूप में रखेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, यदि वह कठोर परिश्रम कर चुका होता तो पास भी हो चुका होता। तो ये थे सामान्य तौर पर आपके कंडीशनल सेंटेंसेस। एडवर्ब में भी हम लोग एडवर्ब क्लॉजेस पढ़ रहे हैं। एडवर्ब क्लॉजेस में पहला जो प्रकार है कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं, शर्त वाले वाक्य, तो अलग अलग सेंटेंसेस किस प्रकार से जुड़ेंगे। अब दूसरा जो है एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ टाइम। एडवर्ब के अलग अलग प्रकार हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर्स। अब हम सेकंड प्रकार पढ़ रहे हैं एडवर्ब जो है क्लॉजेज ऑफ टाइम, समय के बारे में बोध करवाने वाले उपवाक्य, जो ऐसे उपवाक्य किसी सेंटेंस के पार्ट जो समय के बारे में कहेंगे, उसमें सबसे पहला जो है वो है बिफोर। अब बिफोर और आफ्टर का थोड़ा एक बार देख लेते हैं। बिफोर और आफ्टर इन दोनों शब्दों का अर्थ जो है क्या होता है, बिफोर, बिफोर मीन्स क्या होता है, पहले, और आफ्टर मीन्स होता है बाद में, और आफ्टर का मतलब बाद में। इनका एक प्रयोग हम लोग देखते हैं सामान्य तौर पर पास्ट परफेक्ट जो टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस में किसी भी इंग्लिश के सेंटेंसेस में बिफोर या आफ्टर का प्रयोग होता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। उसकी विशेषता क्या है, एक सेंटेंस में या एक जो है दो काम होने का बोध करवाया जाएगा, एक काम पहले हो जाएगा और एक काम बाद में होगा। तो जो काम पहले होगा वो तो लिखा जाएगा पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जो काम बाद में होगा वो लिखा जाएगा सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके। तो अब नियम कहता है कि यदि इंग्लिश के सेंटेंसेस के बीच में बिफोर आता है तो जो काम पहले हुआ वो काम आपके पहले लिखा जाएगा, यानी बिफोर के इस तरफ तो होगा आपके पास्ट परफेक्ट टेंस, और पीछे बाद वाला जो काम है वो बाद में लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में। कब, जब सेंटेंस के बीच में बिफोर हो। यदि सेंटेंस के बीच में आफ्टर है तो ये एक दूसरे का बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, जो काम बाद में हुआ वो बाद वाला काम तो लिखा जाएगा आपके पहले, यानी सिंपल पास्ट टेंस वाला जो सेंटेंस है वो तो पहले लिखा जाएगा, और पास्ट परफेक्ट वाला हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला जो पार्ट है वो लिखा जाएगा बाद में। तो बिफोर का प्रयोग जो है पहले के अर्थ में सामान्यतः इसका प्रयोग किया जाता है, तो पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस पहले, फिर बिफोर का प्रयोग, फिर सिंपल पास्ट वाला सेंटेंस। रमेश वेंट टू बेड, रमेश बिस्तर पे चला गया। ही लॉक्ड दी डोर, उसने दरवाजा बंद किया। अब आफ्टर वाला बिफोर वाला सेंटेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट वाला, दो काम हुए, एक तो सोने चला गया और उसने दरवाजा बंद किया। तो रमेश सोने दरवाजा बंद करने के बाद सोने गया था। तो रमेश हैड लॉक्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस, द डोर, फिर बिफोर का प्रयोग, और उसके बाद वो सोने गया तो ही वेंट टू बेड, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंपल पास्ट टेंस, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस। ये सेंटेंस इसी प्रकार का है, सीता फिनिश द वर्क देन सी वेंट टू होम। दो काम हो रहे हैं, सीता ने काम पूरा किया, वह सोने चली गई। तो जो काम पहले हो रहा है वो पास्ट परफेक्ट में लिखना है, कौन हो रहा है उसको पास्ट परफेक्ट में, सीता हैड फिनिश्ड वर्क, सीता हैड फिनिश्ड वर्क। और फिर क्या लिखिए, फिर आप लोग क्या लिखिए, बिफोर का प्रयोग कीजिए, फिर सिंपल पास्ट टेंस वाला, देन लगाने की जरूरत नहीं है। बिफोर सी वेंट टू होम, घर जाने से पहले उसने सारा काम कर चुकी थी। तो बिफोर में एक तरफ रहेगा पास्ट परफेक्ट जो पहले लिखा जाएगा सिंपल पास्ट बाद में, और इसके अगला जो है आफ्टर वाला वो इसके जस्ट उल्टा है। इसमें जो काम बाद में होता है वो तो लिखा जाएगा पहले सिंपल पास्ट में, और जो काम पहले वाला हुआ वो लिखा जाएगा पास्ट परफेक्ट में, बीच में आफ्टर शब्द का प्रयोग किया जाएगा।
सीता फिनिश द वर्क, सीता ने कार्य पूर्ण किया। देन सी वेंट टू होम, सेम एग्जाम्पल, दो काम हुए, एक तो उसने काम पूर्ण किया और दूसरा जो है घर चली गई। तो जो काम बाद में घर कब ये बाद में गई तो वो पहले लिखा जाएगा सी वेंट टू होम, सीता वेंट टू होम आफ्टर, फिर जो है पहले वाला काम लिखा जाएगा हैड फिनिश दी वर्क। ठीक है, आगे बढ़े। फिर है आपके अंटिल शब्द का प्रयोग। अंटिल का मतलब क्या होता है, सामान्य तौर पर देखा जाए तो तक का भाव देता है, तब तक का भाव। अब यहां पर कंजक्शन के तौर पर बीच में प्रयोग किया जाएगा तो इसका अर्थ निकल जाएगा जब तक, या जब तक न के भाव देगा। द बस स्टॉप्ड, बस रुक गई। देन आई गॉट ऑफ, फिर मैं उतरा। तो अब हम लोग क्या कहेंगे, इसमें रूल क्या कहते हैं कि जो काम बाद में हुआ उस काम को जो है आपको पहले लिखना है, इस सेंटेंस को पहले लिखना है और नेगेटिव बना करके लिखना। ध्यान देने के लिए ये बात है, पहले लिखना है, नेगेटिव बना करके लिखना है। आई डिड नॉट गेट अप, पहले क्या बन जाएगा, आई डिड नॉट गेट अप। सिंपल पास्ट में है, ये भी सिंपल पास्ट में ही है, लेकिन अफर्मेटिव था तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई। अब नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आई डिड नॉट गॉट अप, फिर अनटिल का प्रयोग कीजिए, फिर बाकी पहला वाला सेंटेंस है वो एज इट इज उतार दीजिए। दूसरे सेंटेंस को आप भी प्रयास कीजिए करने का। देखिए, सी फिनिश द वर्क, उसने काम पूर्ण किया। देन सी वेंट आउट, उसके बाद वो गया। तो हम लोग क्या कहेंगे, जब तक उसने काम नहीं कर लिया तब तक बाहर नहीं गई। तो सबसे पहले जो बाद वाला काम है, बाद वाला क्या काम है, उसको नेगेटिव बना करके लिखिए। वो बाहर गई तो वो बाहर नहीं गई। सी डिडंट गो आउट, सी डिडंट गो आउट, फिर अनटिल लगाइए। सी डिडंट गो आउट अनटिल सी फिनिश द वर्क, एज इट इज उतार दीजिए, अनटिल सी फिनिश द वर्क। क्लियर। फिर अनटिल के बाद में है टिल। टिल का अर्थ भी जो है अनटिल के समान ही है, तक का भाव देने के अर्थ में, यानी तक जो है किसी काम तक, समय सीमा तक का जो बोध करवाएंगे वो शब्द आपके टिल कहलाते हैं। आई वेटेड फॉर राम, मैंने राम के लिए इंतजार किया। आई वेटेड टिल हिज अराइवल, मैंने उसके पहुंचने तक इंतजार किया। तो एक वाक्य मिलकर कैसे बन जाएगा, मैंने जो है राम के पहुंचने तक इंतजार किया, जब तक राम पहुंच नहीं गया। तो आई वेटेड फॉर राम, यहीं तक। फिर जो है टिल का प्रयोग कीजिए, ही अराइव्ड, जब तक कि वह पहुंच नहीं गया। तो यहाँ फिर तब तक का भाव निकल जाएगा जब तक के अर्थ में। आई विल रिटर्न, मैं लौटूंगा। डू नॉट गो टिल देन, तो डू नॉट गो टिल आई रिटर्न, डोंट गो टिल आई रिटर्न, डोंट गो टिल आई रिटर्न, मत चले जाना जब तक मैं लौटूं नहीं तब तक चले मत जाना। अब इसमें क्या है, आपके सामने आपने देखा कि यहाँ पर जो है आई विल का प्रयोग हुआ है, फ्यूचर टेंस का प्रयोग हुआ है, लेकिन टाइम क्लोज में इसमें जो है आपके प्रेजेंट टेंस में प्रयुक्त किया जाएगा। इस वजह से हम लोगों ने विल का वापस प्रयोग नहीं किया है। क्लियर। नेक्स्ट है आपके सिंस। सिंस का प्रयोग हम लोग सामान्यतः फॉर या सिंस का प्रयोग जो है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसों में भी करते थे और परफेक्ट में भी करते थे, प्रेजेंट परफेक्ट में भी, है ना। तो से का भाव देने के अर्थ में किसी टाइम पीरियड से, तब से, जब से, या उस टाइम से, उस समय से, इस प्रकार के बोध करवाने के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। आई हैव नॉट सीन हर सिंस आई लेफ्ट स्कूल, जब से मैंने स्कूल छोड़ी है तब से उसे नहीं देखा। इस तरफ तो है प्रेजेंट परफेक्ट, इस तरफ है सिंपल पास्ट टेंस। He has been studying since they came here, उनके यहाँ आने के बाद से वो पढ़ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, सिंस यानी तब से, समय पीरियड से। राम हैज बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, राम सवेरे से खाना पका रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो फॉर और सिंस शब्द का प्रयोग से, टाइम पीरियड से कोई काम चल रहा है तब किसका किया जाता है प्रयोग। वाइल, अब वाइल का प्रयोग क्या होता है, के दौरान, के दरमियान, किसी प्रकार से एक ही टाइम पीरियड के दौरान कोई कार्य हो रहे हो, दरमियान हो रहे हो, तब हम लोग सामान्य तौर पर वाइल का प्रयोग करते हैं, के दौरान से अर्थ में। आई कट माई सेल्फ, आई कट माई सेल्फ ये अलग वाक्य है। आई वॉज सेविंग, जब मैं सेविंग कर रहा था तो मैंने अपना आप को थोड़ा सा कट लगा दिया या काट दिया, सिंपल पास्ट टेंस और दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। वाइल और व्हेन से सेंटेंसेस जुड़ते हैं तो एक तरफ सिंपल पास्ट दोनों और एक तरफ जो है पास्ट कंटिन्यूस या सिंपल पास्ट और सिंपल पास्ट ही हो सकता है व्हेन और वाइल के मामले में। आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल, मैं बहुत से लोगों से मिला। वाइल आई वॉज ऑन हॉलीडे, जब मैं छुट्टियों पे था, सिंपल पास्ट और इस तरफ भी आपके सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है। फिर देखिए एज,
एज का मतलब होता है जैसे ही या ठीक उसी समय। कोई एक ही टाइम में कोई कार्य आपके पूर्ण हो रहा है जैसे ही या ठीक उसी समय में, दो घटनाएं जो है एक साथ होती है, एक के पहली के पूरी होते होते ही दूसरी जो है आपके भी घटित हो जाती है, दोनों घटनाएं साथ में होती है, तब जैसे ही के अर्थ में एज का प्रयोग किया जाता है। तो एज यू टर्न यू विल सी मी, अलग अलग सेंटेंस है। जैसे तुम मुड़ोगे, एज यू टर्न, जैसे मुड़ोगे तुम मुझे देख लोगे। माई मदर स्लिप्ड एज सी वॉज गोइंग डाउन स्टेयर्स, वह सीढ़ियों से उतर रही थी जैसे कि, जैसे मेरी माँ सीढ़ियों से उतर रही थी। दो काम हो रहे थे, एक तो सीढ़ियों से उतरना, एक फिसलना। ठीक उसी समय जो है उतरते उतरते वो फिसल गई, तो एक घटना के पूरी होते होते दूसरी भी घटित हो जाती है। फिर है आपके एज सून एज, ज्यों ही, एज सून का एज का मतलब क्या हो गया, ज्यों ही या जैसे ही, यानी आपके एक कार्य पूरा होते ही ज्यों ही वो काम पूरा हुआ दूसरा हो गया, तो उस कंडीशन में आपके एज सून एज का प्रयोग करते हैं। ही सॉ मी, उसने मुझे देखा, ही कॉल्ड मी, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही उसने मुझे देखा बुला लिया। तो एज सून एज ही सॉ मी, जैसे ही उसने मुझे देखा, फिर कॉमा ही कॉल्ड मी, उसने बुला लिया। कम बैक एज सून एज यू कैन, जितना जल्दी हो सके, जैसे ही हो सके, ज्यों ही हो सके तुम जल्दी वापस आ जाना। ये थे एज सून एज का प्रयोग। और जो उसके बाद जो है वो है आपके व्हेन का। व्हेन का प्रश्न पूछने के अर्थ में तो अर्थ क्या बनता है, कब, लेकिन यहाँ पर जब कंजक्शन के तौर पर प्रयोग किया जाएगा तब उस कंडीशन में अर्थ बन जाएगा जब। इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, सामान्यतः समय के बारे में जानकारी के लिए। ठीक है, समय के बारे में जानकारी की। व्हेन माई ब्रदर कम्स इन माई रूम, जब मेरा भाई कमरे में आता है, आई एम स्टडिंग, तब मैं जो है पढ़ता रहता हूँ, पढ़ता हूँ। When I was a baby, जब मैं छोटा बच्चा था, जब के भाव दे रहा है I was called गुड्डू, जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे गुड्डू कह के पुकारते थे। When the rain stops, जब बरसात रुकती है, we will go out, बरसात रुकेगी तो हम बाहर जाएंगे। कंडीशन टाइप सेंटेंस भी है ये, मतलब सामान्यतः बरसात रुकती है तो हम लोग बाहर जाएंगे। फिर है आपके हार्डली या स्कार्सली व्हेन, ये दोनों साथ में जो है काम करेंगे। इसमें जो है क्या होगा, एक काम पूरा हुआ ही नहीं मुश्किल से, इतने में दूसरे काम का प्रभाव भी दिखने लग जाए तो उसे हार्डली या नो सुंदर भी इसी प्रकार का है, और स्कार्सली व्हेन का प्रयोग किया जाता है। तो अब आप देखें सेंटेंस हार्डली, उसके बाद जो है हैड का प्रयोग किया गया, इसमें भी किया गया है हैड आई रीच्ड स्कूल, मुश्किल से मैं विद्यालय पहुंचा था। व्हेन द बेल रैंग, इतने में घंटी बज गई। तो हार्डली स्कार्सली का दोनों जो है एक ही समान अर्थ में भाव में प्रयोग किया जाता है। और नोटिस कीजिएगा कि उसके बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और दूसरी तरफ के सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस रहेगा। क्लियर। और सबसे अंतिम है अपने नो सुनर। नो सुनर भी लगभग समान उसी प्रकार से प्रयोग हुआ जैसे हार्डली और स्कार्सली का प्रयोग हुआ है, और देन साथ में इकाई के रूप में काम करेंगे। एक काम पूरा हुआ ही नहीं, इतने में दूसरा काम जो है प्रभाव दिखने लग गया या प्रारंभ हो गया, तो नो सुनर और हार्डली का प्रयोग किया जाता है। नो सुनर हैड आई रीच्ड, मैं स्कूल पहुंचा ही नहीं था, इतने में घंटी बज गई। और इस प्रकार का सेंटेंस शी सॉ मी शी हिड हरसेल्फ, तो इसका जैसे हम लोग देख किस प्रकार से होगा, नो सुनर डिड शी, नो सुनर देखिए सिंपल पास्ट टेंस है, डिड शी सॉ में, जैसे ही उसने जो है मुझे, डिड से भी और हैड से भी बनाया जा सकता है। नो सुनर डिड शी सॉ मी शी हिड, शी नहीं, देन शी हिड हर सेल्फ, उसने जैसे ही मुझे देखा उसने अपने आप को पीछे छुपा लिया। तो ये था अपना टॉपिक क्लॉजेस का। उम्मीद है अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।